नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज उपाध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए मतदान हुआ, तो वहीं मतदान के बाद वोटों की गिनती भी खत्म हो गई। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल बने और आपको ये बता दें कि नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले हैं, तो वहीं नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। और विधानसभा में कुल जितने वोट मिले थे वो भी आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। कुल वोटों की संख्या 368 ही रही। वहीं मतदान से पहले कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने मतदान प्रक्रिया का विरोध भी किया था, लेकिन विरोध के बाद भी विधान भवन के मुख्य हॉल में प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पंडित हृदय नारायण दीक्षित की देखरेख में मतदान संपन्न कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, 368 टोटल वोट पड़े थे। तो इस बीच नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने चौरा चौरी के शहीदों के सम्मान का सत्र बताकर उपाध्यक्ष चुनाव कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होता है, लेकिन बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने संसदीय परंपरा को तोड़ा है और लोकतंत्र की हत्या की है। नरेंद्र वर्मा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र का चीरहरण किया। वहीं इस विपक्ष के इस वार के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी सभा पर लगातार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष आप पूछ जाइए, कभी परंपरा कोई कहे तो अध्यक्ष आप पूछिए, फलाना बैठेंगे, इसे तो हम बैकाट करके आए हैं। तो संसदीय परंपराओं का, संविधान का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और उसने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। संसदीय परंपरा के अनुरूप जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है उसी को उपाध्यक्ष का पद निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। सत्ता पक्ष लोग ज्यादा थे, टेक्निकली वो जीते हैं, लेकिन ये उनकी संवैधानिक हार है। और मैंने पहले कहा कि विधान भवन कैंपस में विधानसभा है, विधान परिषद है। काश अच्छा होता कि अध्यक्ष विधानसभा, नेता सदन विधानसभा, संसदीय कार्य मंत्री, विधान परिषद के सभापति और नेता विधान परिषद और डिप्टी स्पीकर में से कोई एक पद किसान के बेटे के पास होता। आज विधानसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने लगातार परंपराओं को तोड़ा है, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। 2007 से लेकर 2012 तक जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, तो उस समय भी वो अपने विधानसभा के उपाध्यक्ष का कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया था। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत में सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने डिप्टी स्पीकर के चुनाव का विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। भाजपा ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल का समर्थन किया है, तो वहीं सपा ने नरेंद्र सिंह वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। फिलहाल वोटिंग खत्म हो गई। विपक्ष का कहना रहा कि भाजपा संसदीय परंपरा का हनन लगातार करती रही है। डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा से विपक्ष का होता है। वहीं कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन का शोक प्रस्ताव पटल पर रखा था। कहा, 1962 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित होकर स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी सार्वजनिक जीवन से जुड़े। बाबूजी ओजस्वी वक्ता और कुशल राजनेता थे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दूसरी बात कह करके दूसरा कुछ पारित करवा लिया, आपने चुनाव करवा लिया, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि बीजेपी दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोप लगा रही है। क्या कुछ देखने को मिला आज? पूरा दिन हंगामेदार रहा है।
देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है। आज विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया था और हंगामेदार शुरुआत से रहा। मेरे ठीक पीछे आप सुबह 11 बजे करीब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी यहीं पर गुब्बारा काले रंग के उड़ा रहे थे और साथ ही साथ महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उपाध्यक्ष का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से एक पीछे चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी है गेट पर, वहां पर जो कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष या फिर नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना समेत तमाम लोग वहां पर धरने पर बैठे थे और मांग कर रहे थे कि जो लखीमपुर की घटना है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो उपाध्यक्ष विधानसभा का जो चुनाव है वो गलत तरीके से हो रहा है। विपक्ष से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया है। कांग्रेस के किसी भी विधानमंडल दल को बुलाकर वहां पर बातचीत नहीं की गई, ना सहमति दर्ज कराई गई है और इसी वजह से जो कांग्रेस है, चाहे विधानसभा सत्र की बात करें या फिर जो चुनाव की बात करें, दोनों का बहिष्कार किया था और दोनों ही हालांकि इस मामले को देखा गया, लेकिन कांग्रेस की जो विधायिका है अदिति सिंह वहां पर विधानसभा में पहुंची थी और उन्होंने वोट डाला था। जाहिर सी बात है इस बीच जो डिप्टी स्पीकर का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। पूजा, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 47 विधायक हैं जिसमें से नितिन अग्रवाल भी शामिल हैं। अब इस समय आज अगर वोटिंग की बात करें तो पूरे 61 वोट मिले हैं जिसमें से एक अवैध माना गया है और 60 वोट समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह वर्मा को मिले हैं। ठीक उसी प्रकार यानी कहीं न कहीं जो वोट थे वो चाहे बीएसपी के कहें, बीएसपी के 4 वोट ये माना जा रहा है कि 4 वोट समाजवादी पार्टी को गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। ठीक उसी प्रकार और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से पहले से तैयारियां थी, हालांकि उनको 304 वोट मिले हैं, उनके भी 3 वोट जो ठीक है। अनूप, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं वो भी ये समझना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि जितने सदस्य मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के जितने सदस्य हैं उससे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के पाले में गए हैं। तो क्या ऐसे में इसको एक संकेत के तौर पर देखा जाए आगामी चुनावों के लिए भी? देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है। परिवर्तन प्रगति का नियम है और यही बात राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि इस हार के भी पीछे समाजवादी पार्टी की जीत है क्योंकि उनका जो संख्या बल कम था उसके बाद भी उनको अगर 61 वोट मिल जाते हैं तो उनके कहीं न कहीं हौसला अफजाई होता है। आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसके लिए कहीं न कहीं इनके लिए एक बल मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अभी भी हौसले बुलंद है, चाहे संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्री सुरेश खन्ना की बात करें या फिर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह मानना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके का संख्या बल जुटाया है बीजेपी ने वो वाकई कहीं ना कहीं तवज्जो देने लायक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया। सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी, यानी कि नार्को टेस्ट की मांग की गई थी। अनुमति तीनों आरोपियों ने पेशी के दौरान टेस्ट से इनकार किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम लोगों की पेशी हुई थी। आरोपियों की अनुमति के बिना पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकता है। नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति भी जरूरी है, कोर्ट ने ये कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि हो सकती थी इस पूरे केस में अगर नार्को टेस्ट के लिए तमाम आरोपी भी मान जाते और नार्को टेस्ट हो जाता तो, लेकिन फिलहाल आरोपी माने नहीं है, इस वजह से अर्जी खारिज हो चुकी है। हाँ, देखिए पूजा, ये जो पूरा मामला है महंत नरेंद्र गिरी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई की टीम काफी दिनों से लगी है, लेकिन कुछ खास चीज हाथ नहीं लग रहा है। जैसे सबूत के तौर पर उन्हें जो चाहिए कि सिद्ध हो जाए कि नरेंद्र गिरी के आत्महत्या के पीछे यही शख्स है। इसलिए सीबीआई ने बकायदा सीजेएम कोर्ट के आगे एक अर्जी दाखिल की थी क्योंकि आनंद गिरी को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है और उसका नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी क्योंकि सीबीआई के लिए बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि उनको ये जो उनकी अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। अब कहीं ना कहीं जो जांच का मामला है वो अब कहां पर आके रुकता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई को ये पूरी तरीके से
उम्मीद थी कि नार्को टेस्ट के बाद आनंद गिरी से कई अहम सबूत हाथ लगेंगे, जिससे वो सिद्ध करेंगे जांच को सही दिशा में ले जाकर जो भी हत्या या आत्महत्या इस गुत्थी को सुलझा सकते। लेकिन इस याचिका की खारिज होने के बाद अब सीबीआई भी निराश है, क्योंकि अब देखने वाले बात है इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाएगा। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अभी भी सुलझती नजर इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि ये अर्जी खारिज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि आरोपी जब तक नार्को टेस्ट के लिए खुद राजी नहीं हो जाता, उसका एक राजीनामा होता है, एनओसी सर्टिफिकेट भरवाया जाता है, अगर वो उस पर सिग्नेचर नहीं करता है या राजी नहीं होता है तब तक नार्को टेस्ट नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक इंद्रपाल तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह ने 419, 420, 467, 468 धारा के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि विधायक पर साकेत महाविद्यालय में एडमिशन के समय मुकदमा दर्ज हुआ था। विधायक के खिलाफ कोर्ट से सजा के निर्देश मिलने के बाद नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया भी जा रहा है कि बीजेपी विधायक के साथ 2 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के दौरान बसपा की टिकट पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया है। एक मुकदमा दर्ज कराया गया था प्रिंसिपल साहब की तरफ से, उसी मुकदमे में कन्वेंशन हुआ 5 साल का। कौन कौन लोग हैं? कौन इसमें कृपादान तिवारी जी हैं और जो है कुलचंद यादव जी अध्यक्ष थे वो हैं। 419-20। अब आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब अपील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए, बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं संवाददाता, जिन्होंने लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? वकील क्या कह रहे हैं? वकील क्या ये कह रहे हैं कि अपर न्यायालय में जाकर के अर्जी दाखिल की जाएगी क्या? देखिए पूजा, ये 24/1992 का मुकदमा है। मुकदमा नंबर है 24/1992, धारा 420, 467, 468 व 471 है। ये यदुवंश राम त्रिपाठी उस समय प्रधानाचार्य हुआ करते थे। उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय के जो अध्यक्ष थे, छात्र जीवन की मामला है, पूरा छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है। उस समय फूलचंद यादव, सनाब तिलक राम यादव उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और खब्बू जो तिवारी आज विधायक हैं भाजपा से, अपना दल के कोटे से, वो उस समय महामंत्री हुआ करते थे। पूजा, ये जो पूरा षड्यंत्र है, जो पूरा रचा गया, ये इन्होंने कूट, जितने लोग पढ़ाई करते थे, फर्जी मार्कशीट बनाना, उस समय की जो बात है, तमाम जो डिग्रियों की बात की जाए, जो ये चुनाव लड़े, उसमें ये पूरा जो मामला है, आज एडीजी कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, एडीजी कोर्ट ने पूजा सिंह की अदालत ने इनको 5 साल की सजा सुनाई है और इनको तत्काल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में लेकर पूजा ने, इन्होंने जेल भेज दिया। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बीएस लाठी ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में तमाम तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, देवभूमि से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने त्याग पत्र मंजूर कर लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का इस्तीफा है और साथ में विधायक संजीव आर्य का भी इस्तीफा स्वीकार किया है। 11 अक्टूबर को यशपाल और संजीव ने त्यागपत्र दिया था। अब ये त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है। हालांकि ये माना पहले भी जा रहा था कि त्यागपत्र स्वीकृत हो ही जाएगा और अब इस पर जो लाइन है वो क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद त्यागपत्र दिया था। धनंजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले ही ये बात क्लियर थी कि इस्तीफा दिया जाएगा तो इस्तीफा स्वीकृत भी हो जाएगा। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट है? तमाम प्रभार अब मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे या फिर अन्य लोगों में इसका वितरण भी हो सकता है? धनंजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, धनंजय से जुड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से ही है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का इस्तीफा है ये। हालांकि यशपाल आर्य ने पहले ही, जिस समय उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी समय इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन उस दौरान इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। अब इस्तीफा स्वीकार हो गया है और सिर्फ यशपाल आर्य का नहीं बल्कि उनके बेटे संजीव आर्य का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ है। यानी कि अब औपचारिक तौर पर यशपाल आर्य और संजीव आर्य
कांग्रेस के हो चुके हैं। धनंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, हालांकि जिस दौरान कांग्रेस ज्वाइन की थी यशपाल आर्य ने, उसी दौरान इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा अब स्वीकार हुआ है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि यशपाल आर्य का जो पूरा महकमा था, जिस पर्टिकुलर चीजों की वो देखरेख कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा या फिर उसका बंटवारा भी होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके जो यशपाल आ रहे हैं या उनके बेटे हैं, जो एक बार फिर जो घर वापसी करने के बाद में 11 अक्टूबर को जो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको अपना त्याग पत्र दिया था। अब जाकर जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने उनका जो त्याग पत्र है उसको स्वीकार किया है। और जहाँ तक उनके विभागों की यदि हम बात करते हैं तो उनके जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के ही पास रहेंगे, क्योंकि हम चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में किसी और को जो विभाग है उनके देना, मुख्यमंत्री अभी इस पर जो है सहमति जताई दी। मुख्यमंत्री खुद कहा है कि अभी जो विभाग है यशपाल आर्य के जो परिवहन विभाग वो देख रहे थे, तमाम जो विभाग होंगे वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। क्रांति, ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। सीएम धामी लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। आपदा सचिव एसए मुरुगेसन ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारी बारिश की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर इस तरीके की मौतें हुई हैं। चारधाम यात्रा पर 19 अक्टूबर तक के लिए अस्थायी तौर पर रोक है और जैसे ही मौसम खिलेगा उसके बाद श्रद्धालु चारधाम की यात्रा दोबारा से कर सकेंगे। कैजुअलिटीज के बारे में बात करें तो 2 इंसिडेंट हुआ है अभी तक। एक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में लैंसडाउन तहसीलों में एक परिवार की छत वगैरह टूटने की वजह से उसमें 3 लोगों का परिवार का मृत्यु हुआ है और 2 लोग घायल है। उन लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने आज रुद्रपुर स्टेशन के पास ट्रेन रोक करके जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें, किसान आज करीबन 11 बजे रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। 12 बजे गरीब रथ को रोक दिया गया, यहां से गुजरना था, रोक दिया। इस बीच किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, जमकर नारेबाजी रही। किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के चरूनी ने जिला अध्यक्ष साहब सिंह ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच किसान दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन के आगे लेट तक गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए किसानों को वहां से उठाया। तो इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस और भाजपा सियासत कर रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों पर राज्य आंदोलनकारी और जेसीपी प्रमुख भावना पांडे ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों के अंदर नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती क्यों नहीं मनाई गई। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा कि पिछले 3 सालों में पंतनगर सिडकुल का नाम आखिर एनडी तिवारी के नाम पर क्यों नहीं रखा। भावना पांडे ने दोनों ही पार्टियों पर सीधा आरोप लगाते हुए नारायण दत्त तिवारी के नाम पर दोनों ही पार्टी अपने लिए सियासी माहौल तैयार कर रही है, ऐसा कहा है। भतीजे बन गए और जितने औद्योगिक कहते हैं कि भाई सब नाम एनडी तिवारी के रखे जाएंगे। क्या इनको अभी याद आ रहा है? सब 3 साल पहले क्यों नहीं किया? तो ये सब जनता जानती है कि ये किस तरह से बेवकूफ पब्लिक को बना रहे हैं। आज भाजपा वाले भी रिश्तेदार हो गए एनडी तिवारी के। आज कोई भाई बन गया, कोई भतीजा बन गया, कोई नाती बन गया है। और ये चुनावी जुमले हैं, सिर्फ चुनावी जुमले। 3 साल पहले क्यों नहीं मनाया और 3 साल पहले क्यों नहीं निकाली? ये तो एक चुनावी बहाना है, चुनावी जुमला है और ये हरदा तो सबको बर्बाद करेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।